नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे सीटेट 29 दिसंबर 2022 को पेपर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बाल विकास के आए हुए प्रश्न को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बाल विकास को निम्नलिखित में से किस डोमेन में विभाजित किया गया है? मोटर, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और भावनात्मक। सी शारीरिक, संज्ञानात्मक, यांत्रिक और सामाजिक। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान में कौन कौन से पहलू होते हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक, यांत्रिक और सामाजिक। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सीधे सिर से पैर की ओर होता है? तो मैंने आपको बताया था कि सेफेलोपोडल का सिद्धांत, जिसमें क्या होता है, विकास सीधे सिर से पैर की ओर होता है, या विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसके अनुसार भी एक विकास जो होता है व्यक्ति का एक निश्चित दिशा में होता है, जो कि सिर से पैर की ओर होता है। और दूसरा दिया हुआ है जो प्रॉक्सिमोडेटल। तो प्रॉक्सिमोडेटल क्या होता है? इसके अनुसार विकास का जो व्यक्ति का विकास होता है वो शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, बचपन में राघव व्यक्तिगत स्नेह से वंचित थे। अपने बचपन के आखिरी दिनों में उन्हें विचारशील शिक्षक मिले, फिर भी उनको लोगों पर भरोसा करने में परेशानी होती है और जोखिम लेने के लिए साहस की कमी है। विकास का कौन सा निर्गम राघव के मामले का उपयुक्त वर्णन करता है? क्या होता है, राघव एक व्यक्ति रहता है जो कि बचपन में उसे काफ़ी स्नेह नहीं मिला, व्यक्तिगत स्नेह से वंचित रहा, जिसके कारण आखिरी के दिनों में उसे एक विचारशील शिक्षक भी मिला, और लेकिन उसके बावजूद भी वह लोगों पर भरोसा करने में उसे परेशानी होती है। तो इसका मतलब क्या कारण रहेगा? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ निरंतरता, असंततता का निर्गम, जल्दी बाद में अनुभव का निर्गम, प्रकृति पोषण निर्गम, एक रूपता व्यक्तित्व का निर्गम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल्दी बाद में निर्गम। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन क्या है कि राघव के मामले को देर से शुरू होने वाले अनुभव के मुद्दे से उपयुक्त रूप से वर्णित किया गया है। क्या होता है, फ्राइड एक से मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जिन्होंने बताया है कि अधिकांश भाग जो होता है बच्चे का, या अधिकांश विकास 5 वर्ष में हो जाता है, तो उसके बाद उसका विकास नहीं होता, तो अधिकांश विकास उसका हो जाता है। तो इस बच्चे के मामले में क्या रहा होगा, शुरू में उसे व्यक्तिगत स्नेह नहीं मिला और तभी उसके अधिकांश विकास हो चुका था, लेकिन उसके बाद उसे जो चीज़ें मिली उसके बावजूद भी वह उसमें सुधार नहीं कर पाया और अपने आप में विश्वास नहीं जगा पाया। तो यह इसका कारण हो गया। अगला है हमारा, वह प्ले जो बच्चों को दूसरे के विचार, विश्वास और भावनाओं को समझने में सुविधा प्रदान करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मेक बिलीव प्ले, पैरेलल प्ले, सॉलिटरी प्ले या इंडिपेंडेंट प्ले। तो इसका आंसर हो जाएगा मेक बिलीव प्ले। मतलब हम दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सुविधा प्रदान करता है। अगला है हमारा, लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्क किस चरण में बच्चे मानते हैं कि नियमों को सभी के लिए समान तरीके से लागू किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उनका व्यक्तिगत कर्तव्य के रूप में पालन किया जाना चाहिए? तो उसने 3 अवस्थाएं बताई थी। उन अवस्थाओं को उपन अवस्थाओं के नाम में भी जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में हमें दी हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास बनाए रखना। अगला है हमारा, अपने लंबे लेकिन पतले गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिता ने उन्हें अधिक नींबू पानी दिया है। क्या होता है, सारा को बड़ा लंबा गिलास मिलता है और उसकी बहन को दूसरे प्रकार का, तो वो क्या कहती है कि मुझे ज़्यादा नींबू पानी मिला है क्योंकि उसका गिलास लंबा है। तो उसकी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने पिता को सारा के गिलास से नींबू पानी डालते हुए देखा था। जानती थी कि दोनों गिलास में नींबू पानी बराबर है, उसकी बहन जानती थी, लेकिन सारा यह नहीं जानती थी। तो इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण प्रदर्शित कर रही है। सारा केवल गिलास की लंबाई पर ध्यान दे रही, ना कि उसकी चौड़ाई, ना उसके आयतन, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही, केवल उसकी लंबाई पर ध्यान दे रही कि गिलास लंबा है तो हमें गन्ने का जूस या नींबू का जूस ज़्यादा मिला है, बल्कि उसने यह नहीं देखा कि गिलास की चौड़ाई क्या है, आयतन क्या है। अगला है, प्याजे के अनुसार विकास की किस अवधि के दौरान बच्चा वस्तुओं को निरूपित करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना शुरू कर देता है और तार्किक विचार उत्पन्न होता है? तो तार्किक विचार हमारा क्या होता है, पूर्व संचालन चरण, या बच्चों इस अवधि के दौरान क्या होता है, बच्चा वस्तुओं को एक प्रतीक के रूप में निरूपित करना शुरू कर देता है। अगला है हमारा, अमन किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उसे सही तरीके से सुलझाने में संघर्ष कर रहा है। उसकी माँ कैसे और क्यों के रूप में कुछ संकेत देती है। लेव वाइगोत्स्की के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार अधिगम की यह रणनीति होगी। तो या भाई कोई पहेली सुलझाने में उसको समस्या हो रही है, लेकिन उसकी माँ क्या करती है, उसको क्यों और कैसे के रूप में कुछ संकेत दे रही है। तो यह किस प्रकार से सहायता करेगा या फिर कोई दिक्कत करेगा? तो ऑप्शन ए, बच्चे को डिमोटिवेट करेगा, गलत। उसे आक्रामक बनाना, गलत। अधिगम के लिए स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड क्या होता है, पहाड़ या ढांचा। मैंने आपको बताया था पहाड़ या ढांचा, जैसे जब बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं तो उसमें हम एक बांस का ढांचा बनाते हैं। जब हम अपने घर भी छोटी इमारत भी बनाते हैं तो एक दीवार जब हाइट हो जाती है उसके बाद 6 या 7 फुट के बाद एक पहाड़ या ढांचा लगा लिया जाता है डंडों का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पहाड़ या ढांचा। जब हमारे सहारे से अपना काम हो जाता है, काम हो जाने के बाद वो हम ढांचा हटा लेते हैं।
अगला है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सहायक खोज में किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? तो किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? तो इसमें होता है सहकर्मी संयोग। अगला है, हार्वर्ड गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जबकि निम्नलिखित में से कौन से शब्द दृश्य जगत को सटीक रूप से देखने और किसी की प्रारंभिक धारणाओं पर परिवर्तन करने की क्षमता पर लागू होते हैं? तो दृश्य जगत को देखने मतलब स्थानिक बुद्धिमत्ता का यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, हेतल घर में गुजराती बोलती है और भाषा पढ़ने लिखने में पारंगत है। उसके स्कूल में शिक्षा का माध्यम हिंदी है, वह एक ऐसी भाषा है जिसे वह नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में स्कूल द्वारा क्या उपाय किए जाना चाहिए? हेतल गुजराती बोलती है लेकिन उसको पढ़ाया हिंदी जा रहा है, वह हिंदी से कोई परिचित है नहीं, तो हेतल को स्कूल में केवल हिंदी बोलने के लिए कहा जाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बाल विकास में यदि केवल आंसर में दिया हुआ है तो वह हमारा आंसर नहीं होगा। बहुभाषावाद की संस्कृति बनाने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मूल भाषा का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, लिंग है, तो इसको हमें क्या करना है? इस प्रकार का प्रश्न है तो हमें इंग्लिश में देख लेना है। इंग्लिश में हम करके देख लेंगे। जैसे यहाँ पर आया है जेंडर, तो जेंडर यदि शब्द आता है तो यह एक सामाजिक जो कि सामाजिक रचना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर क्या आता है सेक्स, इंग्लिश में क्या लिखा आता है सेक्स, तो यह हो जाएगा जैविक संरचना जो कि हमें जैविक रूप से प्रकृति से प्रदत्त है। तो इसका क्या आ जाएगा? लिंग। यहाँ पर आ रहा है जेंडर, तो जेंडर में क्या आ जाएगा? सामाजिक संरचना द्वारा निर्धारित महिला पुरुष। अभिकथन, एक शिक्षक द्वारा मूल्यांकन और शिक्षा के विविध तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। कारण, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बाकी कक्षा के छात्रों से अलग करना। मैंने आपको बताया था समावेशी शिक्षा की अवधारणा को हम प्रोत्साहित करते हैं या प्रेरित करते हैं, तो इसका क्या होता है? उसमें सभी बच्चे एक साथ अध्ययन करते हैं। तो हमें विकल्प या बच्चों को छांटना या अलग बिल्कुल नहीं करना है, तो ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, नहीं, यह तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। लचीला समूहीकरण, मोबाइल शिक्षक, पुरस्कार और दंड पर ध्यान देना, यह ज़्यादा पुरस्कार और दंड पर ध्यान देना मतलब उपयोगी नहीं होता है। राशि ने बच्चे की अवधारणा की समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि की कोशिश की। उसने उनसे दिए गए उत्तर के लिए यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्न तैयार करने को कहा। शिक्षण अधिगम के प्रति उसका दृष्टिकोण है सही। बाल केंद्रित हमारा हमेशा आंसर रहेगा यदि ऑप्शन में बाल केंद्रित दिया हुआ है तो। एक समावेशी कक्षा में मित्र प्रणाली और संयोगात्मक अधिगम में क्या मित्र प्रणाली समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा जिसमें सभी एक साथ अध्ययन करते हैं एक दूसरे के सहयोग से, तो इसमें क्या होना चाहिए? दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना है। हतोत्साहित हमें कभी नहीं करना बच्चे को। गतिविधि को बढ़ावा देना चाहिए, यह आंसर है। स्टीरियोटाइप गठन की ओर ले जाना चाहिए। स्टीरियोटाइप मतलब होता है रूढ़िवादिता, तो यह भी गलत हो जाएगा। सभी के लिए अधिगम के परिणामों को कम करना चाहिए, गलत। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अधिगम को गतिविधि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में अलाव और वंचित समुदाय मतलब जो ऐसे समुदाय जो कि वंचित हैं मुख्य धारा से, शिक्षार्थियों के लिए क्या करना चाहिए? उनके बच्चों के लिए स्कूल के बाहर से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के लिए कहना। छात्रों के लिए विशेष खंड बनाना, गलत। क्षमता आधारित समूह बनाना, गलत। सहयोगी समूह का निर्माण करना जो अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह विविधता का उपयोग करते हैं। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, इसका कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है या इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग देख कर जाएँ। से पीड़ित बच्चे को शामिल करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावी है? उच्च संरक्षित कक्षा जहां शिक्षण मुख्य रूप से मौखिक निर्देशों के माध्यम से होता है। लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था के साथ कक्षा जहां छात्र अपने हित के कार्य कर सके, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, जो लोग एक नई स्थिति में दूसरे की तुलना में अधिक भिन्न सोचते हैं। अधिक भिन्न, यदि आप नई स्थिति में पढ़ते हैं तो अधिक भिन्न सोचते हैं, नया करते हैं। तो नया हम कब करते हैं? रचनात्मक बुद्धिमत्ता में। डिसलेक्सिया, मैंने आपको बताया एक रोग से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। डिसलेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई के लिए हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। अगला है, बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक की तरह पैदा होते हैं, बिल्कुल सत्य। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, वह भी सत्य है। बच्चे बड़ों की तरह सोचते हैं, उनसे केवल छोटा, यह हमारा गलत हो जाएगा। बच्चे बड़ों की तरह सोचते हैं और उनके छोटा नहीं सोचते। बच्चे सामाजिक संपर्क के माध्यम से अपने पर्यावरण के अर्थ का निर्माण करने के लिए पैदा होते हैं, यह भी सत्य है। तो पहला, दूसरा और चौथा हमारा जिस ऑप्शन में रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, छात्रों के कार्य में त्रुटियों का विश्लेषण करने का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को रैंक करना, उन्हें क्षमता आधारित समूह में अलग करना। अलग हमें नहीं करना है, यह आंसर गलत। बच्चे की सोच को समझना, यह हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चे की सोच को समझना कि वह त्रुटियां क्यों कर रहा है।
अधिगम प्रभावित होता है, मनोवैज्ञानिक कारकों से हाँ होता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करते हैं, स्कूल से संबंधित कारक और शिक्षक संबंधित कारक, ये चारों चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं। अगला है हमारा छात्रों को कक्षा में त्योहारों के उत्सव के अपने अनुभव पर चर्चा करने और उन जानकारी निर्माण करने का अवसर देना। इसका उपयोग करने का एक उदाहरण है व्यवहारवाद, प्रत्यक्ष निर्देश, सामाजिक रचनावाद। इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कक्षा में सीखने को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सुझाव है कि सीखना और शिक्षा होनी चाहिए। तथ्यों और ज्ञान को रटकर याद करना कभी हमारा आंसर नहीं होगा। हर 3 महीने में छात्रों की सामग्री बढ़ाने का दर बढ़ाया, ये भी गलत। आलोचनात्मक सोच की जांच और विकास पर ध्यान केंद्रित करना, यह हमारा आंसर हो जाएगा। निमोनिक डिवाइस या निमोनिक टेक्निक एक क्या है? मैंने आपको बताया था एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को याद करते हैं और समय करने पर हम एक हिसाब से उसको वापस याद कर लेते हैं। जैसे हम कोई जो जीके वगैरह में ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं किसी चीज़ को, तो उसको हम याद कर लेते हैं और जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम पुनः अपने माइंड में वापस ले आते हैं। तो एक टेक्निक है जो याद रखने में मदद करती है। अगला है अनुज कक्षा 3 को ईवीएस पढ़ाते हैं और अपने छात्रों को किसी भी विषय से परिचित कराने के तुरंत बाद हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क उद्वेलन, यह रणनीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देती है? रटकर सीखने गलत, परिप्रेक्ष्य समझना सही हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच और पूछताछ। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। कथन: प्रत्येक बच्चे को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और प्राप्त करने का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। यह बिल्कुल सत्य है, हमें उन्हें असफलता का भय और प्राप्त करने का दबाव नहीं डालना चाहिए। सार्थक अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक भावनात्मक सुरक्षा की भावना महसूस करें। तो ऑप्शन ए सही है और आर दोनों ही सही हैं और इस आर एक ही व्याख्या करता है। अगला है अलीजा जिसका नियंत्रण आंतरिक है परीक्षा में अपनी असफलता का श्रेय निम्नलिखित में से देगी। उसकी क्षमता की कमी, प्रश्न पत्र कठिन होने के कारण दुर्भाग्य, शिक्षक का उसके प्रति पक्षपाती होना। जिसका नियंत्रण आंतरिक है तो वह क्या होगा? उसकी स्वयं की क्षमता में कमी को बताएगी अपनी असफलता के लिए। एक शिक्षक जो अपने और यदि दूसरे पर दोषारोपण करना चाहेगी तो वह दूसरे को बताएगी। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थी को आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहता है उसे चाहिए कक्षा में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बच्चे की तुलना करना। तो गलत। प्रतिस्पर्धा कुछ स्तर में सही हो सकती है लेकिन हमें तुलना नहीं करनी है बच्चे को कि तुम होशियार हो, तुम गधे हो। बच्चे में भय और चिंता कभी नहीं। भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करना, ये थोड़े बहुत सहायक हो सकते हैं लेकिन और अगला ऑप्शन देखेंगे हम, बच्चे में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना और स्वयं के सीखने के लिए बढ़ावा देने का प्रयास करना। क्या होता है? हमें इस प्रकार का आंसर लेना है जो सबसे ज़्यादा उचित हो, सबसे ज़्यादा सटीक लगे। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम आगे भी जो अभी तक सीटेट के 2011-12 से लेकर अभी तक जितने भी प्रश्न हुए हैं या जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो भी बाल विकास के प्रश्न आए उनको हल करेंगे। फिर उसके बाद हम पर्यावरण के आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे, गणित के आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आपको जो कि सारे प्रश्न मिल जाएंगे और जो यही प्रश्न उनमें से लगभग रिपीट हो जाएंगे। यदि आप सीटेट को पास करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर एग्जाम की सहायता से ही आप पास कर सकते हैं। एक अच्छा 100 से 105 का स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।